हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सी टैट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन से आपके कुछ टॉपिक जो है काफ़ी हद तक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कहने का मतलब है कि इसमें जो ये जो सीरीज़ चलेगी इसमें मैं पूरे 300 क्वेश्चन जो है कराऊंगी। तो जिसमें से ऐसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप पूरा अगर फॉलो कर लें तो कम से कम 30 आउट ऑफ 25 आप ज़रूर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो भी आंसर आप दें, ये नहीं है कि आप आंसर अपने मन में सोच लिया, आप आंसर को लिखें, या तो कमेंट सेक्शन में लिखें या तो आप एक अपना पेन कॉपी ले लीजिए और उसके ऊपर जो है आंसर जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, आंसर भी लिखते चलिए। इससे क्या होगा, आप जब आंसर लिखेंगे, आप ऑप्शन आपको जो भी लगता है वो ऑप्शन आप अगर लिखेंगे तो आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा। और हम सोच लेते हैं कि हाँ ये होगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता है। तो आप आंसर को लिखिए और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि आप कितना आप अच्छे से कर पा रहे हैं, कितना आपका सही है। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा जो है वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था? तो तार्किक रूप से बच्चा कब सोचना शुरू करता है, वो है हमारा आंसर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसी को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जब भी बच्चा कोई भी घटना है, जो वस्तु या घटना जो सामने घटित हो रही है, उसके बारे में वो तार्किक रूप से सोच रहा है, तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होगी। और ये अवस्था जो है हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है और इसमें जो है बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अगर यहीं पर आ जाता कि ये अमूर्त रूप से बच्चा अमूर्त तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो वो हमारा जो है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 वर्ष के बाद की अवस्था। तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चे के सामने जो है वस्तु या घटना नहीं भी होगी तो वो अमूर्त तरीके से, मतलब अगर उसके सामने घटना नहीं भी होगी तभी वो तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो अगर अमूर्त तार्किक रूप से आए तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, और सिर्फ तार्किक रूप से आए तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो बौद्धिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर किसने बताए हैं? तो कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या पियाजे के द्वारा? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे का है। तो हमारा आंसर जो है कौन सा होगा? डी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तरों के बारे में बताया है। और वो कौन कौन से हैं? इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों अवस्थाओं के बारे में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है, चारों अवस्थाओं में बताया कि बच्चे किस तरह से हर एक स्टेज पर अपने जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसका संज्ञान कितना विकसित होता जाता है। अब इसी में अगर हम कोलबर्ग का देखें तो कोलबर्ग ने क्या दिया है? कोलबर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, जो इन्होंने चरित्र निर्माण की बात की है जिसने, वो कौन है? कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत या चरित्र निर्माण का सिद्धांत। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। और स्किनर के द्वारा जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, ये किसने दिया है? स्किनर के द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्हें स्किनर को जो है स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने चूहे तथा कबूतर पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर जो है पुनर्बलन अर्थात रेनफोर्समेंट पर दिया है। तो ये कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा तो बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना है, मतलब स्तरों को पहचाना गया था किसके द्वारा? तो ये जीन पियाजे। अगर यही बताएं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन द्वारा कौन सा सिद्धांत, एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? या आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वो स्किनर के द्वारा। इस तरह से आपको ये कुछ भी इसमें क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो अल्प
वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। अल्प वयस्क, यहाँ पे एक दिया है अल्प वयस्क बच्चों में जो यंग एडल्ट बच्चे होते हैं, जो टीनेजर बच्चे होते हैं, जो यंग एडल्ट बच्चे होते हैं, तो उनके लर्निंग के प्रोसेस में जो अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होना चाहिए, संवेदात्मक होना चाहिए या उदासीन होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है हमारा सी जाएगा, संवेदनात्मक, क्योंकि ये मामला जो है जो यंग एडल्ट बच्चे होते हैं, अल्पवयस्क बच्चे होते हैं, ये बहुत इनका सेंसिटिव मामला होता है। ये इसका आंसर जो है संवेदनात्मक होगा। और निषेधात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर स्टेज पर हम बच्चे को रोक टोक करना ये सही नहीं होगा कि हम उसे रोक रहे हैं। तो निषेधात्मक जो है ये कहीं ना कहीं ये नेगेटिव होगा, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अग्र सक्रिय, हर चीज़ में हम बच्चों को करने नहीं दे रहे हैं और हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। उदासीन भी नहीं रहना कि एक तटस्थ बने रहे, बच्चा कुछ भी करे, बच्चों के लिए हमेशा गाइड का काम करे कि हमें हमेशा गाइड करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है सी जाएगा, और बाकी क्यों नहीं होगा वो भी मैंने बता दिया है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो इसका आंसर जो होगा विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हमेशा पढ़ने पढ़ाने खेलने से सभी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं, और यहाँ पे आपके संज्ञानात्मक विकास का पूरा अवसर मिलता है। तो बाकी क्यों नहीं होगा। खेल के मैदान में अगर ये सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो समूह के विकास की बात करते हैं, सहयोगात्मक के विकास की बात करते हैं, तो खेल का मैदान हो जाता है हमारा। लेकिन यहाँ पर आपका संज्ञानात्मक विकास की बात किया है, तो यहाँ पर जो होगा विद्यालय एवं कक्षा में आपका सबसे ज़्यादा बेहतर ये इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ पर आपके संज्ञान का विकास हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, 5th क्वेश्चन में, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अनुप्रेरित शिक्षण मतलब जहाँ पर बच्चे को प्रेरित किया जाता है। कौन सा आंसर हो सकता है इसमें। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण नीरवता। तो इसका आंसर जो होगा ये सी होगा, क्योंकि इसमें जहाँ पर भी बच्चे की भागीदारी होगी, ऑप्शन जरूर देखना उसे, अगर बच्चा सक्रिय है, बच्चे की भागीदारी है, बच्चा इन्वॉल्व है, अगर बच्चा काम कर रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना आंसर हमारा सी होगा। बाकी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अनुप्रेरित शिक्षण की बात की गई है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये हो ही नहीं सकता कि हमेशा प्रेजेंट रहो, ये आपका मतलब कि एक अनुप्रेरित शिक्षण है। शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये आपका होता, लेकिन यहाँ पर ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। कक्षा में पूर्ण नीरवता मतलब कि ये भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th को जो है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो ये जो है हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम कर रहे हैं। तो ये विकास एवं वृद्धि मतलब बच्चे के विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर हमारा ये आधारित होगा। शिक्षण की खेल विधि जो है ये हमारा जो सब्जेक्ट ही यही है, तो मेन इसका फोकस भी यही होता है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक, बच्चों के मनोविज्ञान को समझना, बच्चों की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर हमारा जो है आधारित है खेल विधि। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से या गणितीय विकार से या पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है ये हमारा पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है, पढ़ने से अधिगम जो डिसलेक्सिया है, जो इसका आंसर जो होगा सी होगा, पठन विकार से मतलब पढ़ने में जहाँ पे कठिनाई होती है उसको हम डिसलेक्सिया। इस पर मैं पूरी वीडियो आपको जरूर दूंगी। एक नंबर ये पक्का इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी अधिगम संबंधी प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो आप लोगों को दूंगी और आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे गणितीय विकार तो डिसकैलकुलिया, इसके तरीके भी बताऊंगी कैसे आप इसको आसानी से बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा,
या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा जो है ये कैसी होनी चाहिए, तो ये इसका आंसर जो है ए जाएगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चे भी जो है इनसे अलग नहीं है। जो सामान्य बच्चे जितने भी क्रियाकलाप होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का होता है, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन भी उसी में होना चाहिए, ताकि वो भी सामान्य बच्चों की तरह ही पढ़ सकें, लिख सकें उन्हीं के साथ, क्योंकि आगे भी जीवन में जो है उन्हीं के साथ उनको रहना है, उन्हीं के साथ उन्हीं के बीच में रहना है। तो उनके साथ स्टार्टिंग से ही उनको उन्हीं के साथ शिक्षा देनी चाहिए। अब बाकी क्यों नहीं होगा, तो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है, हमारी जो पैडागॉजी है, वो इसके अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन को मेन फोकस किया गया है। हमारी जो एजुकेशन होगी वो इंक्लूसिव है, समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ पढ़ें। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। विशेष विद्यालय में ये भी नहीं हो सकता, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा ये भी नहीं होता। ये तीनों ही आंसर हमारा गलत होगा, तो इसका आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण का क्या काम है, जो मतलब अभिप्रेरणा जो है कहाँ तक। देखो, अभिप्रेरणा जो है दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक जो है बाह्य अभिप्रेरणा। तो जो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जिससे हम खुद अपने से अभिप्रेरित होते हैं, तो वो जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और ज़्यादा काम भी करती है, और इससे हमें लंबे समय तक हमें इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि हम इसमें जो मोटिवेट बने रहते हैं, और अंदर से अगर हम अंदर से अभिप्रेरित हैं, तो ये हम जो है इसमें हमारे रिजल्ट भी दिखता है अच्छा, और लंबे समय तक ये हमारी अभिप्रेरणा बनी रहती है। लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो कुछ समय तक के लिए रहती है, और अगर उसमें हम आगे ध्यान न दें तो वो हमारी जो है धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। तो जो अगर देखा जाए तो दोनों में इफेक्टिव जो है आंतरिक अभिप्रेरण जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो इसमें आंसर देखते हैं क्या होगा। सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम में नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न करता है। हमेशा जो है अभिप्रेरणा मतलब जो मोटिवेशन है, ये जो है हमारे सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। तो जब भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उस लर्निंग में हमारे जो है एक इंटरेस्ट लाता है अभिप्रेरण, कोई किसी भी प्रकार का अभिप्रेरणा हो। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा लंबे समय तक बना रहता है, ये रिजल्ट अच्छा देता है, और बाह्य अभिप्रेरणा उसके अगर देखा जाए दोनों में तो आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आगे देखते हैं, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना चाहिए, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, या ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका क्या होगा आंसर। तो इसके अंदर जो है हमारा आंसर जो है सी जाएगा, कक्षा के सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उसकी जो है सहायता करनी चाहिए। क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन जो है किसी भी प्रकार के बच्चे हैं जो वो सामान्य बच्चों के साथ, जो सामान्य बच्चे जो हैं जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे शिक्षा पा रहे हैं, उनको भी जो डिसेबल बच्चे हैं या किसी प्रकार का उनको समस्या है, डिसेबिलिटी है, तो वो उनको भी वो हक है कि वो भी उनके साथ ही रहकर शिक्षा जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं ये भी यूज़ कर सके। तो इनको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए और सामान्य बच्चों की जैसा ही बर्ताव भी करना चाहिए। लेकिन उनकी जो है उनकी हेल्प जो है, अगर वो अंधा है तो ऑडियो सीडी के जरिए उनकी सहायता करके आप उसके एजुकेशन को अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और एक ये देख लेते हैं बाकी ऑप्शन होंगे क्यों नहीं। तो निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना चाहिए, ऐसा हम कब तक कर सकते हैं। बच्चे में भी एक टाइम के बाद ये आ जाएगा कि नहीं मेरे को तो माफ़ कर दिया जाएगा, तो वो अपना अभी भी अपने में सुधार नहीं कर पाएगा। उसके दैनिक कार्यों में माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, एक टाइम तक वो कर सकते हैं हेल्प, लेकिन कितने कब तक करेंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, हमेशा विशेष बर्ताव, तो उसको जीवन में हमेशा हर जगह लोग विशेष बर्ताव ही करते हुए मिले ऐसा भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसको सामान्य बच्चों के साथ, जो सामान्य बच्चों के जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सामान्य बच्चे जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हीं के साथ जो है इनकी भी शिक्षा दी जाए और उन्हीं के साथ, क्योंकि समाज में जो है उन्हीं लोगों के बीच में से रहना है। आगे देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है शामपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना।
विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए। तो ये तीनों ही जो है बहुत ही मतलब यहाँ पे श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना। चर्चा अब अगर हम देखें तो श्यामपट्ट का प्रयोग टीचर कर रहा है, कहानी वही कर रहा है। तो प्रश्न पूछना जो है यहाँ पर हमारा इसका आंसर ये जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है। जहाँ बच्चा इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे जो है हमारा आंसर वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम को आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा अगर विद्यालय में। इसीलिए खेल पीरियड रखा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में बच्चे का जिस तरह से बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट, अगर मानसिक विकास जितना ज़रूरी है, जितना उसका संवेगात्मक विकास ज़रूरी है, सोशल विकास मतलब सामाजिक विकास जरूरी है, उतना ही उसको जो प्रायोरिटी जो है शारीरिक विकास को भी दिया जाता है। तो शारीरिक विकास भी इसलिए खेल का पीरियड रखा जाता है, जिससे कि बच्चा एक साथ खेले तो उसमें सहयोग की भावना आए, एक दूसरे की मदद करने की भावना आए, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी आए, साथ ही शारीरिक संतुलन का विकास उनका बना रहे। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे डी जाएगा। बाकी क्यों नहीं होंगे? शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ये हमेशा हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि खेलना जो है शारीरिक रूप से सशक्त, और भी कई एक्टिविटी है जिसको शारीरिक रूप से अगर सशक्त बनना है तो उनको करना पड़ेगा। ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो ये तो नेगेटिव हो गया हमारा आंसर, ऐसा कभी भी नहीं सोचा जाता है। ये समय बिताने में सहायक, ये भी हमारा नेगेटिव जाएगा। तो ये पहले ही नेगेटिव हो गया, तो बाकी इसमें आंसर जो है डी होगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार जो है एक बहुत ही अहम रोल निभाता है, लेकिन ये जो है हमारा अनौपचारिक तरीके से, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का वो साधन है। औपचारिक शिक्षा जो है कहाँ पर? स्कूल में होती है। दूरस्थ शिक्षा ये भी जैसे ओपन लर्निंग होती है, तो वो हो सकता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या एक अच्छी कहानी सुनाकर। शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है? तो अनुशासन की अनुभूति, आप अनुशासन को अनुभूति, ठीक है अनुशासन जरूरी है, लेकिन उसकी अनुभूति को विकसित करके, आप ज़बरदस्ती करवाएं वो नहीं है, आप खुद अनुशासन में रहें तो बच्चा भी वो देखकर आपको सीखेगा ही। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, कहानियाँ पढ़ने से, कहानियाँ पढ़कर सुनाना या कहानियों के बारे में, किसी के बारे में बताना से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने में कितना उसको अमल कर रहे हैं। अगर आप जैसा करेंगे वैसे ही जो है बच्चा करने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि आप जो है बच्चे के लिए एक रोल मॉडल प्ले करते हैं, आप उसके लिए सब कुछ होते हैं। तो इसलिए सबसे इसमें आंसर जो सही जाता है हमारा आदर्श रूप से बर्ताव करने का, क्योंकि आप अगर अच्छे से बर्ताव करेंगे तो वो बच्चा अपने आप सीखेगा। तो हमारा आंसर जो है सी जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या सुवक्ता होना। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये सभी ही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट है वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आंसर सी जाता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि आंसर हमें सभी लगते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेहतर आंसर है उस पर हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, और हमेशा आंसर को सॉल्व करते जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी है, इसके अंदर हमेशा बच्चे को केंद्र में रखिए। बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो बच्चा जहाँ पर इन्वॉल्व होगा, बच्चे की बात की जा रही है, विद्यार्थियों की बात की जा रही है, उनके कठिनाइयों को आप सॉल्व कर रहे हैं, बच्चा प्रश्न कर रहा है, तो इस तरीके से, या बच्चा किसी काम करने को सक्रिय है, तो वही हमारा आंसर होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है पॉइंट्स आप ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट को किस शिक्षण सामग्री में डाल सकते हैं? श्रव्य साधन में या दृश्य साधन में, दृश्य श्रव्य साधन में, इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट जो हमें सामने से दिखता है तो ये हमारा दृश्य साधन में जाएगा। श्रव्य में जिसमें जैसे रेडियो हो जाता है, जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं। दृश्य श्रव्य जैसे कि टीवी में क्या हम सुनाई भी हमें देता है और हम देख भी रहते हैं, देख भी रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो श्यामपट्ट होगा तो वो हमारा किस में जाएगा? दृश्य साधन में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण जो है कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। तो शिक्षण कुशलता से संबंधित जो है इसमें से हमारा ये सभी ही होगा।
तो हमारा आंसर जो है डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना। तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि बच्चा इसमें सक्रिय होगा, तो लगातार जो है प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना जो है आंसर जो हमारा सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है। किंडरगार्टन, तो ये जो है हमारा टीपी नन ने किया है, या स्पेंसर ने किया है, मॉन्टेसरी ने किया है, या फ्रोबेल ने किया है। इसका आंसर जो है ये हमारा सी जाएगा, फ्रोबेल ने किया है। नेक्स्ट, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी भी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, ये अभी नहीं कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे बच्चे की उपेक्षा, बच्चे की तो गलती नहीं है, आप उसकी उपेक्षा करना है, ये तो हमारा वैसे भी हम बच्चे को कभी भी इंसल्ट नहीं करते हैं, बच्चे की गलती नहीं निकालते हैं। तो जहाँ पे भी अच्छे बच्चे से वो हो कि बच्चे की आप उपेक्षा कर रहे हैं, बच्चे को सिर्फ अनुशासन में रहने के लिए बोल रहे हैं और बच्चे को डांट रहे हैं, तो ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। अभिभावक को लिखेंगे ठीक है, लेकिन लिखने पर ज़रूरी नहीं वो आ जाए। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देंगे, तो हमारा डी भी नहीं होगा। बच्चे को हम कभी भी प्रताड़ित या दंडित नहीं करते हैं। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बिल्कुल हमारा इसका आंसर जो है सी होगा, कि हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम खुद जाएं, मिले और कारण पूछें। तो होप सो आपको ये जो है क्वेश्चंस जो थे ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे और इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और आप ऐसे ही आगे भी मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपके सामने लेकर आऊँगी। आपको कैसा लगा आप ज़रूर भी कमेंट सेक्शन बताइए, और किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई वो भी पूछिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप देख रहे हैं या अच्छे से आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो अपने डाउट्स जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। वीडियो कैसी लगी आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो, और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे मदद मिल सके। तो आपके एक लाइक से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, और बेहतर करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊँ और आपके डाउट्स क्लियर हो सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और प्लीज़ कीप सपोर्ट। थैंक यू।